मिशन कोऑर्डिनेटर रूसा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूटी चंडीगढ़ के साथ भी जुड़े हैं। प्रोफेसर दिलीप जी, मेंबर कन्वीनर, स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जुड़े रहे। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड एट पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 में 2019 तक रहे और सेनेटर पहले भी रह चुके हैं और इस वर्तमान में भी पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट के ऊपर मेंबर हैं और सिंडिकेट मेंबर भी रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विद्या के क्षेत्र में इनका सराहनीय योगदान रहा है। इसके अलावा वो बोर्ड ऑफ स्टडीज, सिलेक्शन कमेटीज, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और बहुत लंबी लिस्ट है जिनको मैं बहुत ज्यादा समय देकर के नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हम सभी इनके भाषण को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं थोड़ा सा पंचनद शोध संस्थान का परिचय भी देना चाहता हूं। पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ जिसका मुख्य केंद्र है, इसके तकरीबन 32 अध्ययन केंद्र हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में स्थित हैं। वहां पर टोली के रूप में पंचनद अध्ययन केंद्र को चलाया जाता है और सामयिक विषयों को लेकर के चर्चा परिचर्चा करके किसी न किसी रूप में समाज के ऊपर उस घटना या उस विषय का कोई न कोई मैसेज दिया जाता है। ये उस मीटिंग में भाग लेने वाले, उस बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से चर्चा परिचर्चा के दौरान जो निष्कर्ष निकलता है, कई बार निष्कर्ष नहीं भी निकलता, लेकिन कुछ बातें जो समाज में सेंसिटाइजेशन के रूप में काम करती हैं उनको भी किया जाता है कि जिससे समाज का हर व्यक्ति सजग रहे और एक दिशा भी मिलती रहे। लेकिन ये सभी कार्य और पंचनद शोध संस्थान के इतने अध्ययन केंद्रों का जो श्रेय है वो हमारे माननीय बृज किशोर कुठियाला जी के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको मोटिवेट किया और उसी का एक असर है कि आज चारों तरफ पंचनद शोध संस्थान की बैठकें होती रहती हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह भी संभव हुआ कि अगर हिसार में बैठक हो रही है तो उससे सभी केंद्रों के कार्यकर्ता जुड़ सकते हैं। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रोफेसर दिलीप कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। प्रोफेसर तोमर, चेयरमैन सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस तरह से आपने मेरी कुछ अचीवमेंट थी उनके बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले भी अटेंड किए हैं और हमेशा, क्योंकि प्रिंसिपल के एस आर्या, मैं डीएवी कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा हूँ और वो इससे जुड़े भी हुए हैं, और मैं हमेशा एक चीज़ महसूस करता था कि ये पंचनद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थीम है ब्रॉडली, चाहे बहुत पुराना इसका कंसेप्ट है 1984 का, लेकिन मैं ये देख रहा था कि सोसाइटल इश्यूज को लेके, रिसर्च को लेके, करंट इश्यूज को लेके
आप सिर्फ गोष्ठी नहीं कराते, आप ऐसे राइटिंग कंपटीशन, कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, और मुझे लगता है आज की यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी भी हैं कि वो उस कल्चरल हेरिटेज में इन्वॉल्व रहें और उसको समझें कि उनकी लाइफ में वो किस तरह से बदलाव कर सकते हैं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है, मेरा जो विषय है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे ही है और उसमें मैंने एक सब थीम लिया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। सर, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 7 सितंबर 2020 को जब एक लार्ज लेवल पे प्रोग्राम हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो उसकी कंक्लूड किया गया कि हमें शिक्षक पर्व मनाना चाहिए 5 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। तो सर, हमने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्राइज़ कराई और मैं बहुत खुशी से ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ सभी से कि हमारे यहाँ 16 कॉलेजेस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम इस विषय पे कराए हैं। हमारे सभी कॉलेजेस ने ये एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो हमने उनको इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है, उनके माध्यम से हमने ये कहा कि आप आईक्यूएसी को इन्वॉल्व करके आप ये एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएँ और सिर्फ़ हमारे 2 कॉलेज रह गए उनकी एक्टिविटीज़, क्योंकि सर इन दिनों एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, फैकल्टी काफ़ी उसमें इन्वॉल्व भी है और 29 को हमारे 2 कॉलेज, तो वो जो एक एडवाइस थी सेंट्रल लेवल पे, वो चंडीगढ़ के सभी कॉलेजेस ने सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से अपनी फैकल्टी के साथ बहुत डिस्कस किया है और उसको जितने भी कंसेप्ट थे, उसको एक्सप्लेन कराया है। जो डिफरेंट उसके एक्सपर्ट्स थे, चंडीगढ़ में थे, पंजाब में थे, दिल्ली में थे, इवन बॉम्बे से भी थे, तमिलनाडु से भी थे। सो कॉलेजेस को हमने फ्रीडम दी थी, ये आपका प्रेरोगेटिव है कि आप किसको रिसोर्स पर्सन को कहाँ से बुलाना चाहते हैं। आज का जो मेरा विषय है यहाँ पे, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज ए गेटवे फॉर ग्लोबल knowledge superpower. So this is the main theme of ये तोमर सर दिख रही है हाँ जी, स्क्रीन हाँ जी, पे? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सर। जी। यस सर। तो सर, एजुकेशन पॉलिसी पे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी गेटवे फॉर ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इस पे मेरा है, लेकिन मैं पहली जो स्लाइड, अगर मैं इस पॉलिसी को भी ध्यान से देखूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर 1921 के नोबेल लॉरेट हैं, थ्योरेटिकल फिजिस्ट रहे हैं वो, क्वांटम फिजिक्स पे उनका बहुत काम रहा है। उन्होंने एक बात कही सर, आई डू नॉट टीच माई स्टूडेंट्स, आई प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस इन विच दे कैन लर्न। सर, अगर मैं इस पॉलिसी के सारे पहलू को देखूं तो मुझे ये बात बड़ी क्लियर उसमें निकल के आ रही है कि हम क्या सर्कमस्टांसेस, क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं सभी स्टेक होल्डर्स को और उसमें वो लर्निंग पैरामीटर्स कैसे निकल के आएंगे। तो सर, अल्बर्ट आइंस्टाइन का मुझे एक कोट याद आया और मैं इस कोट से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, इस पॉलिसी को हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। और जब हम 1986 को या उससे पहले की कभी भी इस तरह की पॉलिसीज को देखते हैं, 1986 में जब हमने देखा तो सर हमें 3 पैरामीटर्स पे पॉलिसी बेस थी, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी पे। जब आज इस पॉलिसी को हम व्यू करते हैं, हम कहते हैं कि 5 फाउंडेशन पिलर्स हैं इस पॉलिसी के।
3 पहले के हैं सर, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब 2 चीजें इसमें ऐड की हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सर शायद अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात करें हायर एजुकेशन में या किसी भी एजुकेशन सेक्टर में, अगर अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो पॉलिसीज में बहुत तरह के कमियां रहेंगी। और ये 2 वर्ड अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सर मुझे लगता है it will steer the higher education system or any system of education in the country, and these are the 2 basic things which provides a clear cut mandate of the government कि भी हमें अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी देखनी है। सर जब हम एम्स को देखते हैं तो एम्स में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया into equitable and vibrant knowledge society. It is a basic aim that we want a very vibrant knowledge society. And by providing high quality education to all, thereby making India a global knowledge superpower. सर जब हम तक्षशिला या नालंदा की एजुकेशन, जब हमारे बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज एजुकेशन सिस्टम रहे हैं, उस टाइम भी सर मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती थी। तो मुझे लगता है कि चाहे वो स्कूल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी 7 सितंबर को ये बात अपनी वर्चुअल स्पीच में कहा कि होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी, suited to 21st century needs and aimed at bringing out the unique capabilities of each student. सर हर बच्चे की बात यहाँ पे आ रही है, चाहे वो रूरल सेक्टर में है चाहे वो अर्बन में है, तो उसकी कैपेबिलिटीज की बात, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव फाइंड आउट कि हायर एजुकेशन में, मैंने ये हायर एजुकेशन को बेसिकली लिया है, तो अगर हायर एजुकेशन में हम मेजर की टेक अवेज की बात करें तो सर किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें वो टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की है हायर एजुकेशन में बाय 2035, 3.5 करोड़ बच्चा और बढ़ेगा सर, और ये विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। अगर हम नेशनल लेवल पे आज की बात करें तो 26.4 है नेशनल जीआर, और वैसे चंडीगढ़ का अगर हम देखें सर 63.9 है एज फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, और हाईएस्ट इन द कंट्री है सर। अगर टोटल देखें तो हम सिक्किम के बाद 2nd नंबर पे हैं। यहाँ पे प्रेशर है, ये सिटी ब्यूटीफुल के साथ साथ सिटी एजुकेशन भी इसको एक तौर पे पहचाना जाता है। सर नया कंसेप्ट आया एकेडमिक बैंक क्रेडिट का, वो भी एक डिजिटल मैकेनिज्म है, ये बैंक लॉकर की तरह ही है, कमर्शियल बैंक है सर, और ये बहुत ही क्वालिटी पैरामीटर्स में जो इंस्टीट्यूशंस खरी उतरेंगी वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा चेक रखा है। तो टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी आई है। सर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये मुझे लगता है इस पॉलिसी का बहुत बड़ा एक ऐसा की रिफॉर्म है जो रिसर्च डायमेंशंस को, आज अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो ये रिसर्च फाउंडेशंस जो 20,000 करोड़ का लेआउट है सर, दैट विल हेल्प in multifarious ways in improving the research and innovation in the country. डिजिटल एजुकेशन आज एक बहुत बड़ा इशू है, डिस्टेंस लर्निंग इज ऑल्सो बहुत इश्यूज हैं। अभी हमने ये लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में ये बात बड़ी महसूस की है कि हमारे बच्चे या हमारे पास किस तरह की कमियां थीं और कैसे उनको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर पाए थोड़ा बहुत भी। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से ही रेक्टिफाई हो सकती हैं अगर टेक्नोलॉजी एजुकेशन में इन्वॉल्व रहती है। एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटरिंग को मेंटेन करने के लिए एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जाएगा, NETF। सर मुझे लगता है कि NETF विल प्ले ए स्टीयरिंग रोल in monitoring and maintaining the standards of education in the country. Sir, again I am just quoting from 7th September 2020 speech of Honorable Prime Minister.
सर उन्होंने 2 बात कही कि हमारे यूथ को नॉलेज के साथ-साथ स्किल की भी ज़रूरत है और स्किल के लिए टेक्नोलॉजी की इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड उन्होंने 4 पी की बात की, that there should be more emphasis given on passion, practicality, performance, and then process. And he further said that new education policies focus on learning outcomes, teacher training, and empowering every student. Sir, empowerment of every student, I think, is very essential. We should not deprive any student across the country. आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है सर, सेल्फ रिलायंट इंडिया, पोटेंशियल टूल, एनईपी इज एक्टिंग एज ए मेन टूल. अगर हम एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग करेंगे देन वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ मेन आत्मनिर्भर भारत, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, इंक्रीजिंग एसेस एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, skill and vocational education. Even policy also emphasized that vocational education must be to 50% both in higher and school education by 2025. So it is only 5-year plan that government wants that vocational education becomes a part of the education by at least to 50% of our students. So all these things to make India Atmanirbhar, I think technology environment cannot be ruled out, and without technology we cannot achieve. And these are certain areas where we can have the role of technology, that how the India can becomes more reliant in various ways. आज टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हर लेवल पे एजुकेशन में होना बहुत जरूरी है. जब हम टीचर की बात करते हैं, इवन हमारी कोई जब डिस्कशन होती है तो हमने सर इंडिया में तोमर सर इसके डायरेक्टर भी ऑनरी एचआरडीसी पंजाब यूनिवर्सिटी के, हमारे 66 एचआरडीसीज हैं अक्रॉस द कंट्री. हमने ये रिक्वेस्ट की है बार बार एचआरडीस को कि आप नॉट ओनली टीचिंग मॉड्यूल बनाइए, आप लर्निंग मॉड्यूल भी बनाइए. उन मॉड्यूल से क्या होगा, जब तक वो मॉड्यूल्स टीचर्स की प्रिपेयर्डनेस, सर टीचर को सीखना है, आज टीचर पीछे नहीं है. हमने ये एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं हम कहेंगे सर, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कहा कि अप्रैल की बात है कि टीचर्स हमारे चंडीगढ़ में पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स पे हमने ये सर सर्वे किया 550 टीचर्स पे कि आप सिलेबस का जो 20 से 25% रह गया है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया सर 22 ऑनवर्ड और कॉलेजेस बंद थे, सभी का सिलेबस 20-25% बचता था. तो सर हमने 7 अप्रैल को एक स्टडी की और उनसे हमने 25 अप्रैल तक का एक प्लान आउट मांगा. आप हैरान होंगे सुन के सर, 21 तरह से टीचर्स ने, मैं ये नहीं कह रहा, जब लर्निंग और टीचिंग की बात आती है तो मैं इसको हमेशा 2 वे की बात करता हूँ. तो 21 तरह से टीचर्स ने हमारे डिफरेंट टूल्स जो अवेलेबल थे उनके पास उस टाइम, उस मोड से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टडी मटेरियल पहुँचाने तक वो टीचर्स कंप्लीटली सक्सेसफुल रहे सर, अपने जो भी उनके स्टूडेंट्स थे. लेकिन अप्रैल के महीने में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, जहाँ तक ना टीचर इक्विप्ड था, ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मशीनरी इक्विप्ड थी. जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ा, आज सर पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लिए, चाहे वो किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट से हुए. एडमिशन प्रोसेस भी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो भी प्रोसेस, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने वो प्रोसेस भी कर ली, हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके फाइनल फेज में है. तो टेक्नोलॉजी ने ना कि हमें एक चैलेंजेस को ओवरकम करने की बात की कि चैलेंजेस से हम कैसे निकल सकते हैं, हमने नई अपॉर्चुनिटीज भी देखी कि उन अपॉर्चुनिटीज के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. और यहाँ पे चाहे वो रूरल बच्चा है, चाहे वो डिसएडवांटेज किसी भी तरह से है, डिसेबल्ड है, उनके सभी की एसेस के बारे में बात की है. जब प्लानिंग लर्निंग इवैल्यूएशन होती है तो ये विदाउट टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट के नहीं होगी, और इसके लिए पॉलिसी में बहुत कुछ सजेस्ट किया गया है. सर जब ये शिक्षक पर्व की बात आई तो मैं
ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, उनके फेसबुक पे मैं उनके लाइक करता हूँ, तो मुझे कई चीज़ें वहाँ से मिलती हैं सर। वो अल्टरनेट डेज़ पे कुछ ना कुछ डालते हैं। एक दिन सर उन्होंने डाला कि हायर एजुकेशन विल ऑफर ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स। एंड अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को अलग-अलग करूँ, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम, सर ये टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली क्या अचीव कर रहे हैं हम उससे? पॉलिसी के एम्स को अचीव कर रहे हैं, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। एसेस होगा, लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और जीआर जो टारगेट 2035 का है गवर्नमेंट का, वो भी बढ़ेगा। एक दिन सर उन्होंने डाला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मुझे लगता है सर, अगर टीचर्स को सिर्फ हम एक एंगल से देखते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाना है, उसने रिफ्रेशर कोर्स करना है, सिर्फ अपनी कैरियर एडवांसमेंट स्किल्स के लिए, अगर हम उसको अलग कर दें और हम ये बात करें कि अगर 50 आवर्स वो साल में, सिर्फ हम ईयर की बात कर रहे हैं, वो अपने लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डिवोट करता है विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक ये इस पॉलिसी का बहुत बड़ा एम है और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स इसमें आएंगे। एक दिन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात हुई सर। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सर हमने एक बार क्या किया, चंडीगढ़ के कॉलेजेस में हमने सभी लाइब्रेरियंस की मीटिंग की, तो पता लगा लाइब्रेरियन से हमें एक बात कही कि यह शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पहली मीटिंग है। तो उस मीटिंग में सर हमने एक ही थीम था, आप हैरान होंगे सुन के। हमें ये देखना था कि कॉलेजेस में, हमारे चंडीगढ़ के कॉलेजेस में हमारा रिसोर्स क्या अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर क्या अवेलेबल है, दिव्यांग बच्चों के लिए हमारे पास लाइब्रेरी में क्या अवेलेबल है। सर आप हैरान होंगे सुन के, जब हमने ये सारा कलेक्ट किया, अबाउट 8 लाख लर्निंग रिसोर्स हमें मिला, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का बहुत रिच था सर इसमें। सेक्टर 11 बॉयज़ कॉलेज सर के, उनके पास दिव्यांग फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी में बहुत रिच थी। तो सर उससे हमें ये जानने को मिला कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन भी विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। और हमने बहुत कॉलेजेस को ये भी एडवाइस किया कि आप सॉफ्टवेयर जो रिलेटेड हैं, हमारे दिव्यांग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, वो आप जरूर अपनी लाइब्रेरी में लीजिए, चाहे एक ही बच्चा है हमारा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था अपनी स्पीच में, टू एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, टू एवरी स्टूडेंट। तो मुझे ये खुशी है ये शेयर करते हुए, चंडीगढ़ कॉलेजेस में सभी के पास उस तरह के सॉफ्टवेयर अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल है सर। अडल्ट लिटरेसी की बात आती है सर, ये भी एक एम है पॉलिसी का कि 100% अडल्ट लिटरेसी अगेन बाय 2030, और ये भी टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी, जितनी भी पॉलिसीज के मेन थीम है सर, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, चाहे उसमें हम स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथनिंग की बात करें, तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड क्रूशियल टू मेंटेन द एम्स ऑफ दिस। सर पॉलिसी में शायद पहली बार ये बात आई कि इंडियन साइन लैंग्वेजेस ICL विल बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। सर ये भी इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो अनदर मेन reform of the policy. I would also discuss, there is a special fund sir for the first time, Gender Inclusion Fund. I think this fund will cater the need of our Divyang friendly higher education institutions and our students. सर ये पॉलिसी का लेआउट था। अगर हम इसको एक एवोल्यूशनरी तौर पे देखें कि एवोल्यूशन कैसे हुआ सर, फरवरी 2009 में पहली बार नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT लॉन्च हुआ और 4 उसके पैरा मेन ऑब्जेक्टिव थे सर। ई कंटेंट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, लो कॉस्ट एसेस डिवाइसेस, DTH एजुकेशनल चैनल्स। ये 4 ये 2009 में हुआ सर। इसमें लो कॉस्ट एसेस डिवाइस की जो मैं बात करना चाहूंगा,
इस प्रोजेक्ट में मैं भी शामिल था। आईआईटी जोधपुर को ये काम दिया गया था। आई हैव अटेंडेड दैट मीटिंग। एक आकाश टैबलेट लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी ने उस टाइम, और आईआईटी जोधपुर नया-नया बना था सर, उन्होंने इस पे काम किया, लेटर वो ट्रांसफ़र कर दिया आईआईटी बॉम्बे को। ये इतनी अच्छी डिवाइस थी सर कि 2000 कॉस्ट थी, बट किसी वजह से टेक्निकल हिच की वजह से ये प्रोग्राम आगे नहीं चल पाया। मुझे लगता है अगर ये प्रोग्राम आगे होता तो शायद आज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और तरह से भी रिफॉर्म के तौर पे हम देख सकते थे। तो दिस पॉलिसी नॉट ओनली लेज आउट कि जी सिर्फ आप ये करें, ऐसे करें। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि क्या मॉनिटरिंग के कोई स्टैंडर्ड्स होंगे, उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा किसी भी चीज़ को? सर एक कई तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। दीक्षा इज़ ए प्लेटफ़ॉर्म जिसमें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं। तो टीचर्स इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके जो भी, जैसे हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, हम सीईआईटी की बात करते हैं, एनआईओएस की बात करते हैं, ये सभी अपने लर्निंग रिसोर्स इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करते हैं, एंड दिस इज़ ए बिग यू कैन से रिफॉर्म इन मेंटेनिंग द लर्निंग रिसोर्स। डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात आई सर। एमएचआरडी जब कोविड क्राइसिस हुआ तो बहुत ही पूरे कंट्री में ऐसा था माहौल कि बच्चे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा? तो मिनिस्ट्री अंडर द एबल chairmanship of Honorable Minister of Education during COVID crisis 19, उन्होंने एक सर गवर्नमेंट्स को लेटर्स लिखी कि आप जितने भी हमारे पास आज अवेलेबल डिजिटल या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप बच्चों तक पहुंचाइए, बच्चों को अवेयर करिए। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी आया, हमने कॉलेजेस को भेजा सर ये। तो सर इसमें 2009 के बाद 2013 आता है और यहाँ पे नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात आती है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको इसमें आपके रिलेटेड मटेरियल है ई लर्निंग का। और जो सबसे पहले ई पाठशाला की हम बात करते हैं सर, ये कई कई चीजें हैं, ई पाठशाला, स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये कॉमन मैन के लिए सेम हो सकते हैं। एजुकेशन में सर इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। दे आर एंटायरली डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट कंसेप्ट। ई पाठशाला अगेन दे आर हैविंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। सो सर ये 2015 में लॉन्च हुआ था और बड़ा सक्सेसफुल है आज भी ये। दीक्षा के बारे में मैंने बात ऑलरेडी की है और ये 2017 में लॉन्च, 2017 का पीरियड जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हायर इसके एजुकेशन के लिए। स्वयं इज़ द नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, हायर एजुकेशन के लिए भी है, स्कूल एजुकेशन के लिए भी है 2017 में। बट जब ये स्वयं पोर्टल हुआ तो यहाँ पे सर यूजीसी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया इसके साथ और मूक एजुकेशन को प्रमोट किया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और उन्होंने ये कहा कि इस पोर्टल के थ्रू, मूक एजुकेशन के थ्रू आप 20 क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था जो ऑनलाइन लर्निंग को, और कैसे इसमें हम क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, कईयों में ये था कि क्या ये मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, तो सारे, और इसके बाद यूजीसी ने इसकी सर गजट नोटिफिकेशन की, इसका रेगुलेशन बनाया ओपन लाइन कोर्सेज का। तो 2017 बहुत रिफॉर्म के तौर पे देखा जाता है सर। फिर स्वयं प्रभा, उस टाइम 32 D2H टीवी चैनल से सर, और बहुत अच्छी बात है सर कि आज ये 34 हैं और 24/7 बेसिस पे चलते हैं। दिन में ये 5 बार रिपीट होते हैं। अगर बच्चा कई बार मिस भी कर जाता है, they are repeated 5 times in 24 hours for the convenience of the all stakeholders who are related to this. 2018 सर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये एक वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्स के तौर पे इसका लॉन्च हुआ 2018 में, और आज इसको बहुत मैसिव तौर पे वर्चुअल रिपोजिटरी
ऑफ लर्निंग रिसोर्स पे हम देख सकते हैं। बच्चे इसका 2 मिनट में सिर्फ हम मेंबर बन सकते हैं ऑनलाइन, और बच्चा किसी भी लैंग्वेज में किसी भी रिसोर्स जो अवेलेबल है वो उसमें अटैच। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कॉपीराइट इशू को ध्यान में रखते हुए कि चंडीगढ़ की लाइब्रेरी का जो रिसोर्स है हमारे पास अबाउट 8 lakhs, हम इस पोर्टल पे लेके आए। सिर्फ हमारे कॉपीराइट कुछ पब्लिशर्स के, क्योंकि कई बार पब्लिशर्स कह देते हैं जी हम अपना रिसोर्स नहीं डालना चाहते, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, बट हम चाहेंगे कि अपना रिसोर्स भी चंडीगढ़ का एटलीस्ट हम एनडीएल पे अपलोड करें। नेक्स्ट, डिजिटल डिवाइड की बात हमेशा आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत तरह से रिव्यू भी किया है। एक सर्वे किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको पब्लिश किया 2019 में। वो सर्वे था जुलाई 2017 से लेके जून 2018 तक, और बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे था। उसमें इंटरनेट और कंप्यूटर की बात, 2 पैरामीटर्स लिए बेसिकली, तो बड़ा सरप्राइजिंग था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कर चुके हैं, डिजिटल डिवाइड जो है, रूरल हाउस होल्ड के पास सिर्फ 4.4% लोगों के पास कंप्यूटर है, अर्बन हाउस होल्ड्स में 23.4, आप देख लीजिए कितना 5 टाइम्स ज़्यादा है ये। जब इंटरनेट कनेक्शंस की बात आती है तो 14.9 रूरल और अर्बन में 42.2%। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तो सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करना, जिसको हम डिजिटल डिवाइड के तौर पे देखते हैं, एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। तो ये चीज़ को प्लग करना is also important. It is not only the government, all other related institutions, government, state governments, they should also help in maintaining this particular balance. Digital education, of course, we no hesitation कि equitable technology uses की बात आई है, जब भी हमने बात की है। जब पेंडेमिक्स की बात आई तो हमें एक अदर अल्टरनेट मोड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की बात आई कि क्या हम पूरा ऑनलाइन एजुकेशन पे लर्निंग पे जाएं। ब्लेंडेड लर्निंग की बात आई। इवन यूजीसी ने इनिशियल नोटिफिकेशन में ये कहा कि आप 70% नॉर्मल ट्रेडिशन एजुकेशन करिए और 30% आप ऑनलाइन लर्निंग करिए। तो सर, एक नई अपॉर्चुनिटीज, जो ऐसे क्राइसिस हैं, पेंडेमिक का किसी को पता नहीं था, तो अल्टरनेट मोड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एजुकेशन। एनईपी ने ये महसूस किया कि टेक्नोलॉजी ऑल्सो एक्नॉलेजिंग इट्स पोटेंशियल रिस्क एंड डेंजर्स। जब हम चैलेंजेस और फ्यूचर चैलेंजेस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली प्रोवाइड अस क्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन adequately address concerns of equity. So technology can provide another mode of education which can be blended education, and I think blended education आने वाले टाइम में ही एक रास्ता होगा। कोई हम ये नहीं कह सकते टीचर, हम ये नहीं कह सकते क्लासरूम टीचिंग रिप्लेस हो सकती है। सर, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल्स खोले अभी पिछले हफ्ते, तो मीडिया ने बच्चों से बात की कि आपको कैसे लग रहा है। सर, बच्चे तो 25,000 में से सिर्फ 1,000 ही आए थे। तो मैंने वो जब लाइन पढ़ी, मुझे बहुत वो डिस्टर्ब किया उसने। बच्चों ने कहा कि जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। आज हम यहाँ आए हैं, हमने मैडम को पहले ही कहा कि जी हमें तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो आप देखिए, जो ब्लेंडेड एजुकेशन है उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कितना पार्ट, कौन सा पार्ट टीचर के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से हम डिजिटल एजुकेशन को लेके आए और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें। सो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ हमें पता लगता है। शुरू में मैंने बात की कि एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म जो इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कि वो एक एविडेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। वो सारे चीजों को मॉनिटर करेगा, चाहे लर्निंग है, प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉलेज है, इनोवेशन है, रिसर्च है, और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी नेशनल लेवल पे शेयर करेगा। तो मुझे लगता है
NETF play a pivotal role in providing a quality education, of course, affordable and accountable education. मेजर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हैं वो नेचुरली एसेस को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी है। आज टू माय माइंड मैंने कुछ पहली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कुछ सेंट्रल इंडिया में हैं, कि वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशंस की बात आती थी, असेसमेंट की बात आती थी, अटेंडेंस की बात आती थी। तो एज ए पैंडेमिक क्राइसिस ये मैंडेटरी प्रोविजन भी था, डायरेक्शंस भी थी यूजीसी और एमएचआरडी की कि देयर विल बी नो फिजिकल काउंसलिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। और मुझे लगता है सर, अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो हम ऑनलाइन एडमिशन, आज बच्चा एक दिन भी अपने कॉलेज में उसने देखा नहीं है मेरा कॉलेज दिखता कैसे है, विदाउट उसने अपनी ऑनलाइन सारा भरा, ऑनलाइन उसको मेरिट पता लगी, फीस भरी, अभी उसको मौका भी नहीं मिला कॉलेज आने का या स्कूल इसमें दूसरे इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हाउ दैट कैन बी स्ट्रीमलाइन द मेजर इंटरवेंशंस इन सेक्टर्स। सॉफ्टवेयर आज सभी लैंग्वेजेस में, शायद इस पॉलिसी में इससे पहले कभी बात नहीं आई कि सारी इंडियन लैंग्वेजेस की बात की गई है, मेजर इंडियन लैंग्वेजेस की बात की है। वाइड रेंज ऑफ यूजर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज एंड दिव्यांग स्टूडेंट्स। सर, अगर ये सॉफ्टवेयर कंपैटिबल सॉफ्टवेयर्स रिमोट एरियाज और दिव्यांग स्टूडेंट्स को उनके थ्रू नहीं हम पहुंचा पाएंगे और नहीं पढ़ा पाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो ए लैक्यूना इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। टीचिंग लर्निंग ई कंटेंट, चाहे कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस में बनाए, स्टेट गवर्नमेंट्स बनवाएं, एनसीईआरटी बनाए, साइट बनाए, सीबीएसई बनाए, एनआईएस बनाए, उन सभी को सर दीक्षा या स्वयं पोर्टल पे अपलोड करना होगा और वहां से उनकी मॉनिटरिंग होगी और एक इजीली जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उसको वो वहां से यूज कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म will be better integrated across schools and higher education. And what is important sir, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी में, जो पॉलिसी के फ्रेम करने वाले हैं सर, मुझे लगता है कई लाइनें जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये लगता है कि कितना दूरदर्शी ये लोग रहे होंगे जब ये पॉलिसी को फ्रेमवर्क तैयार किया है। उन्होंने लास्ट में लिखा विल इंक्लूड रेटिंग एंड रिव्यूज बाय यूजर्स। सर, कभी तक ये आज से पहले कभी बात नहीं हुई है। So as to enable content developers create user friendly and qualitative content. तो सर रेटिंग भी होगी, रिव्यू भी होगा, और वो कौन करेगा? यूजर करेगा सर। तो मुझे लगता है ये इस पॉलिसी का बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जिसमें हम इस चीज को करेंगे। सर, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात आई। कई बार हम कहते हैं कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी समझाने में हम कैसे समझाएं किसी को। तो सर, हम पहले लैंडलाइन फ़ोन की बात करते थे, लैंडलाइन फ़ोन है हमारे पास और आज हमारे पास स्मार्टफ़ोन है। वो स्मार्टफ़ोन हमारा बहुत फ्रेंडली है, हमें टॉर्च कैमरा, देन अदर फ्रेंडली ऐप्स, अदर इश्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्मार्टफ़ोन किस तरह का है। तो टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू चेंज द वे वी लिव, चेंज द वे वी एजुकेट स्टूडेंट्स। और किन-किन एरियाज़ को ये फर्दर हाइलाइट करेगा सर? क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड अदर ग्रीन इनिशिएटिव्स। तो ये टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको भी साथ में लेके इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वन ऑफ द परमानेंट टास्क जो एनईएफटी की है, वो potential or estimated time frame for disruption and to periodically present this analysis to MOE, Ministry of Education. Sir, monitoring, शायद पहली बार ये बात आ रही है कि अगर मॉनिटरिंग नहीं है, आप उसके स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे, सिर्फ आपने फ्रेमवर्क तैयार कर दिया,
तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कोई रिजल्ट आने वाले हैं। रेगुलर रिव्यू, ये NETF का बहुत बड़ा रोल है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी का रोल, जैसे हमने अभी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एडेप्टिव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रिलेटेड एजुकेशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कई बार देखते हैं, कई बार हम किसी, अब तो 6 महीने से गए नहीं, कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो हम पैर रखते हैं तो हमें लगता है कि लाइट्स जल गई अपने आप, लेकिन सर वहाँ पे किसी ने स्विच या ऐसा कुछ ऑन नहीं किया। तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल है। ब्लॉकचेन में जो सबसे बड़ी बात आज, जब भी हम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बड़े वीआईपी हैं, उनके बैंक अकाउंट से 4.5 लाख निकल के, चंडीगढ़ की बात है सर, परसों की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, वो आपके डाटा को मेंटेन करेगी सर, डाटा को प्रिजर्व करेगी, उसकी प्राइवेसी को प्रिजर्व करेगी। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के बगैर एजुकेशन आज पॉसिबल नहीं है, और ये जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की बात है, ये बहुत मायने रखती है हमारे रिफॉर्म्स में एजुकेशन। हम बहुत तरह की रिसर्च एरियाज में इन्वॉल्व हैं, बट हमारे एक ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो पॉलिसी ने इसको बहुत हाईलाइट किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसर्च एरियाज होने चाहिए। उन्होंने पहली बार कहा है कि आप पीएचडी या मास्टर्स मशीन लर्निंग में क्यों नहीं कराते, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में क्यों नहीं कराते, हेल्थ केयर में जाइए, एग्रीकल्चर के इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में जाइए, और उनसे रिलेटेड मॉड्यूल स्वयं पोर्टल पे डालिए आप। और NETF एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल और डिस्कशन मटेरियल फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन डेवलप करे। तो थ्रस्ट एरियाज को बढ़ाया गया है कि आज नीड क्या है सोसाइटी की, उसको एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में है। आज हेल्थ केयर में हमारी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, सारी हमारी जो मेन लेबॉर्टरीज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या मेडिकल की, दे आर इन्वॉल्व इन टू सॉल्व द पेंडेमिक इशू। नेक्स्ट। एंड में NEP recommends emerging importance of technology for teaching learning। सर उन्होंने बड़ी क्लियरली कुछ लेआउट की हैं चीजें। 1, पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। कहते हैं जितनी IITs हैं, IIM हैं, NITs हैं, IGNU है, NETF है, साइट है, NIOS है, ये पायलट प्रोजेक्ट्स करें रेगुलरली स्टडीज कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। और सिर्फ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, विद द फेज, जैसे जैसे फेज चेंज होंगे, ये टेक्नोलॉजी सर डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। आज हम एक पैरामीटर सेट कर लें 3 या 4 और हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी सिर्फ रोल खत्म हो गया। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, और पायलट स्टडीज होना, मुझे लगता है ये रिकमेंडेशन NEP की बहुत बड़ी रिकमेंडेशन। नेक्स्ट उन्होंने कहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इंस्टीट्यूशंस, दे इन्वेस्ट ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। छोटी सी मिसाल, जब टीचिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा या UGC ने भी कहा शुरू में कि 3 अगस्त से आप ओल्ड क्लासेस शुरू करिए, तो यहाँ पे जब कॉलेजेस में बात हुई, कमेटी बनी, तो सर कॉलेजेस के पास मोस्टली, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, 10 Mbps का कनेक्शन था। अगर एक टीचर को आपने ऑनलाइन पढ़ाना है उसने, तो उसको 2 Mbps कनेक्शन की जरूरत होती है। तो इन 1 आवर हम ये कह सकते हैं कि 5 टीचर, आपके पास अगर 100 टीचर्स हैं, तो सिर्फ 5 टीचर 1 घंटे में पढ़ा सकते हैं विद 10 Mbps कनेक्शन। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बढ़ेगा, और इसके लिए रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को बहुत केयर करने की जरूरत होगी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, जब हम बात करते हैं स्वयं की या दीक्षा की, तो इनको थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। आज हम टू वे, जब तक टू वे नहीं होगा, चाहे वो वीडियो सिस्टम से है चाहे ऑडियो से है, सर वो ऑनलाइन एजुकेशन हम पूरी तरह से उसको नहीं मानते। वन वे एजुकेशन कभी नहीं हो सकती, चाहे हम मेल से बात करें
चाहे हम उसको मैसेज भेजें। तो जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनको टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे कि हम कैसे टू वे कम्युनिकेशन बच्चों के साथ कर पाएँ, चाहे वो किसी भी एरिया में रहते हों। कंटेंट क्रिएशन अनदर इश्यू कि कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी कैसे हो, उसको कौन चेक करे? जैसे मूक में होता है सर, उसके एक स्टेजेस हैं 1, 2, 3, 4। जब तक वो बॉडी उसको क्लियर नहीं करती, वो मूक का कंटेंट नहीं बन सकता मूक पोर्टल के लिए। डिजिटल डिवाइड की बात बहुत है, एड्रेसिंग डिजिटल डिवाइड एंड जब हम डिजिटल रूरल में देखते हैं, तो सर आज वहाँ पे भी टेलीविज़न, हम कम्युनिटी रेडियो या रेडियो की बात करते हैं, तो हमें कुछ चैनल्स ऐसे बात करनी पड़ेंगे जो 24/7, चाहे हमारे स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, जो इस इश्यू को वो एड्रेस करें। वर्चुअल लैब सर कहना बहुत आसान है। आज साइंसेज़ में या दूसरी हमारी जो और सब्जेक्ट्स हैं, लैब्स जो प्रैक्टिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल सर ऑन होल्ड हैं। बच्चा मैं भी एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ, उसी का टीचर मैं रहा हूँ। सर जो चीज़ें हमने की थी अपने टाइम में, जो चीज़ें हमने अब कराई हैं 1-2 साल से, सर ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो वर्चुअल लैब जो कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट तो बहुत अच्छा है। इसको मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूँगा, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्चुअल लैब ही दे सकता है सर। तो इसके लिए जो हमारे पोर्टल हैं, चाहे वो स्वयं है या दीक्षा पोर्टल्स हैं, इनको स्पेशली डिवाइस करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम एक कॉलेज से बात कर रहे थे कि भई आप बनाइए ताकि 3-4 कॉलेज मिलके आपके यहाँ पे ये प्रोग्राम कर लिया करें। तो सर उनका लेआउट हमें 40 लाख रुपए का आया है। 40 लाख प्रपोज़ल है उनकी कि अगर हमें एक वर्चुअल लैब या वर्चुअल रूम बनाना है। तो वर्चुअल जो जो हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू है। दैट इज़ आल्सो look into by the respective governments or the institutions or the concerned management. ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर टीचर्स, ये मैंने पहले भी बात की। एचआरडीसी और न्यूपा जो हमारा दिल्ली में है, पॉलिसी का सारा वो करते हैं, उनके ऊपर सर बहुत बड़ा एक मैं चैलेंज कहूँगा कि उनके पहले ही मॉड्यूल्स तैयार हों टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। और इंसेंटिव्स का मेरा यहाँ कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मीनिंग नहीं है। अगर उसको छुट्टी लेके ये ट्रेनिंग करनी है तो शायद मुझे नहीं लगता वो ट्रेनिंग कर पाएगा। और चाहे हमारे वो रिफ्रेशर कोर्स हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज़ हैं, उस तरह से ये ट्रेनिंग का पार्ट हों और उसी तरह की लीव्स उन्हीं टीचर्स को मिलें। तो मैं यहाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की कोई इसमें बात नहीं कर रहा। ऑनलाइन असेसमेंट और एग्ज़ामिनेशन, ये सर हमने रिसेंटली देखा है। डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, कुछ स्टेट्स गए कि हमने एग्ज़ाम नहीं करने। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ हमारे आउटगोइंग क्लासेस के लिए टू मेंटेन ए कॉमन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री की क्या होगा। तो ऑनलाइन, लेकिन इसके लिए सर 2 सजेशंस आई हैं पॉलिसी में, सजेशन रिकमेंडेशंस हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने तो कहा है सर कि पूरा इंडिया अपने कॉमन इस एजेंसी के थ्रू एडमिशंस करे, जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में करते हैं। शुरू में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, तो मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि इससे बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स की और इंस्टीट्यूशंस की जो एक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट होती है या उसकी फिज़िकल एनवायरनमेंट होती है, उसको काफ़ी सर हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम मिलेगी। एनटीए और एक जो परख जो इन्होंने बात की है, कि भी हम स्टैंडर्ड्स को, इन सारी चीज़ों को जिसको हमने कहा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो 2 जो चीज़ें आईं ऑनलाइन असेसमेंट और एग्ज़ामिनेशन के लिए, परख एंड एनटीए, मुझे लगता है ये दोनों पूरी कंप्लीटली इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, इसमें रिफ़ॉर्म्स आएँगे और सभी के लिए एक सूदिंग एम्बियंस के तौर पे ये महसूस किया जाएगा। ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग, बिल्कुल इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। ये मॉडल्स वेरिएशन आ सकती है इसमें स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे हम इस बात को ज़रूर करें कि ब्लेंडेड लर्निंग जो है वही एक अल्टरनेटिव है। आने वाले टाइम में हम ब्लेंडेड लर्निंग के लिए तैयार रहेंगे सर।
लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स। जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, उनकी वेबसाइट या उनके और भी जो ब्रोशर्स हैं वो उस स्टैंडर्ड्स को शो करें और NETF उन स्टैंडर्ड्स की मॉनिटरिंग करें। जब हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस, जो कि टेक्नोलॉजी को भी एक तरह से कैटर करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को भी करेगा, उसके 3 मेजर प्रोंग्ड अप्रोच हैं सर। एडवांसिंग कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, developing and deploying application-based research, advancing international research effort to address global challenges in areas healthcare, agriculture, climate change using artificial intelligence. So NRF, even while announcing this policy, Honorable Minister of Education mentioned that we have planned it on the base of National Science Foundation, which prevails in USA, on that very particular pattern. So this particular National Research Foundation will bring reforms in solving the challenges and issues, not across the country, but at the global levels. This is my last slide, and I just want to mention one thing, that NEP 2020 is a noble and progressive document. I would like to explain this particular line, noble and progressive document. Why it's so? Because if we consider 3 words, acknowledging, developing, and providing. In acknowledging the invaluable role of technology in facilitating learning and teaching, in developing coherent plan of action for fostering technological proficiencies, effective safeguards for data protection and data privacy, जैसे मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बात की थी। तो ये प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है सर। कोई हम ये कहें कि डायनेमिक होके रह जाएगा, इस तरह के पैरामीटर्स, इस तरह के थॉट्स पहले कभी नहीं आए, किसी पॉलिसी में नहीं थे, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं थे। तो अगर लर्निंग टीचिंग टेक्नोलॉजी एडवांसेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी की प्रेफरेंसेस को देख रहा है, डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, डाटा प्राइवेसी की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज playing a very tremendous and pivotal role in bringing the education sector not only at the national map, in the national level, but across the globe. And we would like to regain our heritage of Takshila and Nalanda. In this way, educational technology companies are uniquely positioned, because without other agencies, we cannot achieve the desired targets to assist with the execution of various goals of education policy and in developing customized online platform courses to increase reach among Indian students. So this is the role of educational technology companies which are there in the India, and we want that these companies, they together with industries, with education institutions, they work together in the education and developing such type of customized online platform. So this is very important for me, that it is a policy, is a novel and progressive document. It's 18 hours. And thank you very much for giving me this opportunity. And I am just restricted my, as Pradeep ji mentioned, that you should have 40 minutes maximum. So this is regarding what the policy actually mentioning and how we can have the various issues and challenges that can be solved in times to come. Thank you very much once again. प्रोफेसर दिलीप कुमार जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर विस्तार रूप में आईटी
के रोल को की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जहां तक प्रश्नों का सवाल है, प्रदीप तिवारी जी बता चुके हैं कि आपका भाषण इस तरीके से ल्यूसिड था कि ज्यादा प्रश्न नहीं आए और जो भी आप बताते रहे वो सबको समझ आता रहा, सबको बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने पंचनद शोध संस्थान के निदेशक माननीय श्री ब्रिज किशोर कुठियाला जी से निवेदन कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। और दिलीप जी के प्रेजेंटेशन के बाद बहुत कुछ तो बचता नहीं है कहने के लिए, मगर मेरे दो एक बिंदु हैं। वो ये है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये बात सही है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मगर शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा को समझने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए और शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए और शिक्षा के दौरान मुझे लगता है कि जो स्थितियां कोविड के दौरान और कोविड के बाद बनी है, हमें दूसरे प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जो शिक्षण संस्थान है वो सुरक्षित हो सके। और मगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि कहा कि ब्लेंडेड मोड एक अनिवार्यता हो जाएगी। ब्लेंडेड मोड के लिए हमें अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्लेंडेड मोड में आपने कोविड के आने के तुरंत बाद इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और पिछले 6 महीने के जो अध्यापक वर्ग के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को कंपाइल करके और उसके आधार पर हमको एक नीतिगत प्लान ऑफ एक्शन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखते हैं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ब्रॉड गाइडलाइंस होती है, मगर उन ब्रॉड गाइडलाइंस को ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो महत्वपूर्ण होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष हैं, हर एक विषय का, हर एक डिपार्टमेंट का एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं और उसमें सदस्य होते हैं। हमने 2 काम उनसे करने के लिए कहा है। एक ये कहा है कि अपने सिलेबस को 4 हिस्सों में आइडेंटिफाई करिए, चिन्हित करिए, डिवाइड मत करिए, चिन्हित करिए। कौन से ऐसे विषय हैं जो विद्यार्थी को अगर कहा जाए कि आप इसको ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप पढ़ लीजिए, आप रिसोर्सेज आजकल अनलिमिटेड है, डेली नया एक सोर्स आता है, ओपन सोर्सेज हैं और कुछ पेड सोर्सेज हैं, कुछ फ्री सोर्सेज हैं, कुछ भारत सरकार ने बनाए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में बने हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बने हैं। अपने सिलेबस में कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन बेहतर पढ़े जा सकते हैं। कुछ विषय सेकंड कैटेगरी के होंगे जिनको इनिशिएशन क्लास में कर दिया जाए और फर्दर जो लर्निंग है वो ऑनलाइन हो जाए। तीसरा, वो जो मुख्यतः क्लास में पढ़ाना पड़ेगा मगर उसका जो सपोर्टिव मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। और चौथा, वो विषय जो ऑनलाइन या तो उपलब्ध नहीं होगा और उपलब्ध है तो वो उसको क्लास में समझाना पढ़ाना आवश्यक है। और प्रैक्टिकल्स के लिए भी आजकल वर्चुअल लैब्स की भी बात चल रही है।
वर्चुअल लैब्स आने में मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, और जो भी काम हुआ है वो बहुत, इसका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसलिए एक जो हाइप क्रिएट हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का, उसके विषय में हमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि लगभग 1/3 विद्यार्थी को हम टच नहीं कर पा रहे, और इसलिए जो डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी हमारे देश में बहुत है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हम उसको और वाइडन कर रहे हैं। एक हरियाणा में हमने स्टडी की है, 33% विद्यार्थी ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां या तो कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट शून्य है, या वो बैंडविड्थ इतनी है कि उसको उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 18% लड़कियां और 8% लड़के कॉलेजेस में ऐसे हैं जिनके पास डिवाइस नहीं है। तो हमको, जब हम ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन की बात करें और ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, तो हमारे जो ग्राउंड लेवल की स्थितियां हैं उसकी भी बात हमें ध्यान में रहनी चाहिए। इसके कई अल्टरनेटिव बताए गए हैं कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में ये सब प्रोवाइड करें, जिससे जिनके पास डिवाइस नहीं है, जिनके पास बैंडविड्थ नहीं है। परंतु हमारा और आपका अनुभव ये भी है कि हम चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हुए भी कभी कभी हमारे को कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आती है। आप सबको इसका अनुभव है। प्रदीप जी ने, मैं पंचकूला में रहता हूँ, अच्छे एरिया में रहता हूँ, परंतु पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ भी समस्या होती थी, और प्रदीप जी ने उसका सॉल्यूशन निकाल के दिया है। परंतु ये सॉल्यूशन हर विद्यार्थी, हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते करते हम समाज में हैव्स और हैव नॉट्स, डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स का डिवीजन जो है वो अधिक ना कर दें, और उसके कारण से समाज में असंतोष और वर्गीकरण अधिक ना हो जाए। कुल मिलाकर के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शिक्षा, इसका एक, आप कह सकते हैं कि एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन जो बनेगा, एक फॉर्मूला जो बनेगा, उसके कारण से शिक्षा ना केवल सहज और सुलभ हो जाएगी, परंतु इसका विस्तार भी बहुत होने वाला है। एक समय में आपको ध्यान होगा, दिलीप जी को तो ध्यान होगा क्योंकि उनका विषय है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने रेडियो के माध्यम से जो शिक्षा, खासकर एडल्ट एजुकेशन, जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन को बहुत सक्सेसफुली यूज किया था रेडियो के माध्यम से, परंतु उसके लिए बड़ी व्यवस्था लगी थी। और आज अगर आप देखें तो ऑनलाइन ऐसे बहुत से सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जिनको करने से, हमारे यहाँ से कोई एमसीए करता है बच्चा तो उसको नौकरी मिले ना मिले अलग बात है, मगर ऑनलाइन अगर उसने 1-2 कोर्स कर लिए पाइथन के और ऐसे कोर्स कर लिए, तो उसको बुला करके काम देने की व्यवस्था है, और वो अपना काम भी करने के लिए सक्षम होता है। तो ये व्यवस्थाएं भी हमारे पास उपलब्ध है। इसका एक इशू दिलीप जी, शायद ऐसा भी हमें समझना चाहिए कि हमारे कितने अध्यापक जो हैं वो इस प्रकार से केवल कैमरे के सामने खड़े होकर या बैठ करके क्लास ले लेना, इसके अतिरिक्त जो अनगिनत विधियां हमारे पास, मेथड्स अवेलेबल हैं टीचिंग के, जिसमें असाइनमेंट लेना, असाइनमेंट देना, असाइनमेंट असेस करना, फीडबैक लेना, क्वेश्चन आंसर लेना, ट्यूटोरियल लेना, और इस तरह से ग्रुप बना करके बच्चों को काम कराना, ऐसा बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे अध्यापकों को वो भी एक्सपोजर देने की आवश्यकता है। हरियाणा राज्य हायर एजुकेशन ने एक कोर्सवेयर, सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर बनवाया है, और उसका पायलट प्रोजेक्ट हम 3 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें 55 टीचर्स को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। जब ये कोर्सवेयर
सर्टिफाई हो जाएगा तो किसी भी टीचर को किसी भी समय इसको कोर्स करने की सुविधा रहेगी अपनी पेस पर। वो करना चाहे 10 दिन में कर ले, करना चाहे तो 2 महीने में करे। और 3 स्टेजेस पे सर्टिफिकेशन है। और हमारा ये लक्ष्य, ये हमारा टारगेट इज दिस दैट by the end of this year all teachers in higher education in Haryana will have undergone this course and they would be trained to use the online system of providing education to its fullest strength. Having said that, I think we should keep 2 things in mind which our Prime Minister said in his first address about the new education policy, and his uh, uh, his words are very knowledgeable and full of wisdom. He said, पढ़ने पढ़ाने की बजाय सीखना और सिखाना, ये पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। हम सोचते हैं कि विद्यार्थी पढ़ेगा और अध्यापक पढ़ाएगा, परंतु इन शब्दों का अर्थ यह है कि अध्यापक सीखेगा भी और सिखाएगा भी, लगातार सीखता रहेगा और लगातार सिखाता रहेगा। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जो एनसीईआरटी जो पुस्तकें स्कूल के लिए बनाएगी, एससीईआरटी उनको अपने राज्य के लिए बनाएगी, और अपने जो जैसा एक पाठ्यक्रमों को सिलेबस को बदलने की बात है, इन दैट केस द एम्फोसिस इज नॉट टू टेल व्हाट टू थिंक बट टू क्रिएट ए कैपेसिटी टू हाउ टू थिंक, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू ऑब्जर्व। ये जो पढ़ाना कि ये हुआ ऐसे है, उसकी बजाय क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब हम बच्चों में इस प्रकार की एक जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करेंगे, क्यूरियोसिटी इज क्रिएटेड, द स्टूडेंट्स गेट इन द हैबिट ऑफ क्यूरियोसिटी, then they can learn better and then they can become innovators and inventors and researchers. Perhaps in addition to what Pradeep ji has already told us, a few points which I thought I should bring to your notice. I've done it, and it was a great presentation, very comprehensive, very well planned. The last slide says that IT companies have to have a great role in it. I think that is also important, but every university and every college has a computer department and IT department. We should also make an attempt that our teachers of computer and IT, our students of computer and IT are also involved in creating the infrastructure for educational technology in the colleges and universities. I appreciate the initiative taken by the Punjab University Study Center of Panchnath Research Institute for holding this very interesting webinar, and also for inviting such a knowledgeable and such a learned person, Professor Dalip ji. I hope the spirit in which you are holding your webinars that continues, and you keep on contributing to the total narrative created around new education policy and other socially relevant matters. Congratulations, Professor Sushil Tomar, Dr. Pradeep Tiwari, Maneja ji and other team members, and best of wishes. Thank you. All the best. Jai Bharat.